एग्जाम्पल 20 जो है ये फोर्सेस के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर डिपेंड पर बेस्ड है। मतलब कि अगर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एक पॉइंट चार्ज पर, तो नेट फोर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? साहिल, पॉइंट चार्जेस का मतलब बता सकते हो आप? पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या है? The charges which are very small. ये तो ठीक है, विच आर वेरी स्मॉल। ये आधी लाइन हुई, पूरी लाइन साहिल बताएगा। बता सकते हो साहिल? पॉइंट चार्जेस का मतलब तो है ही है, पॉइंट का मतलब ही है स्मॉल चार्जेस। तो अभी इसका पूरा मतलब साहिल बताएगा। आधी लाइन है ये, इस लाइन को पूरा कर सकते हो साहिल? फिर उनका साइज नेग्लिजिबल होता है उनकी एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के कंपैरिजन में। हाँ, तो उनको हम पॉइंट चार्जेस कहेंगे। तो कूलम्स लॉ जो एप्लीकेबल है उस पॉइंट चार्जेस के लिए है। तो अभी हम एग्जांपल 20 में हमारे पास तीन चार्जेस का सिस्टम है, Q1 Q2 Q3, तीनों ही पॉइंट चार्जेस हैं और इनको रखा गया है एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L। आपको साइड L गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस पे रखा गया है। आपको बताना है what is the force on a charge capital Q placed at the centroid of the triangle। एक आप एक फोर्थ चार्ज पार्टिकल रखोगे ट्रायंगल के सेंट्रोइड पर, उस पर जो नेट फोर्स एक्ट करेगा तीनों वर्टिसेस वाले चार्जेस की वजह से, वो आपको निकालना है। तो थोड़ा मैथ भी यूज होगा। फिजिक्स बिना मैथ के हम कर सोच भी नहीं सकते, कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो मैथ का यूज है थोड़ा। 10th लेवल तक के आपके थोड़े से मैथमेटिकल कंसेप्ट्स भी यूज होंगे। जैसे कि अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है और हर एक साइड इक्वल होती है। और सेंट्रोइड का मतलब है जहां पर तीनों मीडियन एक दूसरे के साथ मीट करें। तो ये जो पॉइंट ओ है, ये सेंट्रोइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तीनों ही मीडियन यहाँ पर मीट कर रहे हैं। मीडियन का मतलब आप समझते ही होंगे। जो डॉटेड लाइन है इसको मीडियन कह सकते हैं, जो कि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइंट है। वर्टेक्स और अपोजिट साइड का मिड पॉइंट मीडियन के थ्रू कनेक्टेड है। तो थोड़ा मैथ का भी पता होना चाहिए। 60 डिग्री एंगल होगा हर एक। तो अभी हमें जो फोकस करना है वो सेंट्रोइड पर प्लेस्ड चार्ज पार्टिकल पर करना है, जिस पर हमें नेट फोर्स निकालना है। तो तीन फोर्सेस एक्ट करेंगे सेंट्रोइड के ऊपर, जो चार्ज पार्टिकल कैपिटल क्यू है उसके ऊपर। क्योंकि जो तीनों वर्टिसेस पर चार्ज पार्टिकल्स हैं उन तीनों का इन्फ्लुएंस होगा सेंट्रोइड पर प्लेस्ड चार्ज पार्टिकल कैपिटल के ऊपर। तो तीनों की जो डायरेक्शंस होगी वो आप डायग्राम में देख सकते हो। तीनों चार्ज पार्टिकल्स की डायरेक्शन मीडियन के अलोंग ही होगी। आप यहाँ देख भी सकते हो कि जो F1 फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स है ऑन द चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q, क्योंकि रिपल्शन है। और क्योंकि आपको गिवन है कि जो चारों चार्जेस हैं वो सेम नेचर के हैं, मतलब कि या तो चारों पॉजिटिव हैं या चारों नेगेटिव चार्ज हैं। तो ऑब्वियसली रिपल्शन होगी। कोई भी पेयर लो आप, उनके बीच में रिपल्शन होगी। अगर आप पेयर लेते हो Q1 और कैपिटल Q का, तो रिपल्शन की जो डायरेक्शन होगी रिपल्सिव फोर्स की, उसको आप F1 से
डिनोट कर सकते हो। सिमिलरली दो अदर फोर्सेस भी एक्ट करेंगे F2 एंड F3, वो भी आप सेंट्रोइड पर शो कर सकते हो। तो कंकरेंट फोर्सेस हैं, ये एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो आप ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम वेक्टर ऑफ वेक्टर एडिशन से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल Q1 और कैपिटल Q है, उसके बीच का सेपरेशन आपको स्टेटमेंट में तो नहीं गिवन है, लेकिन हम इसको अज्यूम कर लेते हैं स्मॉल r, और फिर कूलम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो F1, F2, F3 तीनों की वैल्यूज आप कूलम्स लॉ को यूज करके निकाल सकते हो, और साथ में आपको यूनिट वेक्टर भी शो करना है। यहाँ पर AO यूनिट वेक्टर है, जिसका पर्पस है डायरेक्शन को इंडिकेट करना। जो फोर्स F1 है उसकी डायरेक्शन AO है। AO और OA दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन जो F1 है वो AO लाइन सेगमेंट के पैरेलल है। तो यहाँ पर हमने यूनिट वेक्टर भी यूज किए हुए हैं, क्योंकि F1, F2, F3 वेक्टर क्वांटिटी है, तो उनकी डायरेक्शन को शो करना भी जरूरी है। अगर आप फोर्स की कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो अभी आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करोगे कि जो नेट फोर्स है वो अलग अलग इंडिविजुअल फोर्सेस का नेट इन्फ्लुएंस होगा, तीनों का वेक्टर एडिशन होगा। तीनों फोर्सेस को आप ऐड करिए और आपके पास जो नेट फोर्स आएगा वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स आपके पास ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड। अगर अब आपको डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकालोगे? आप देख सकते हो कि जो ये तीनों फोर्सेस हैं ये बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, मतलब कि एक दूसरे को ये कैंसिल आउट कर देंगे, और कोई भी दो फोर्सेस का पेयर लो, F1 F2 लो, चाहे F2 F3 लो, चाहे आप F3 F1 लो, कोई भी दो फोर्सेस का पेयर लो, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो तीनों ही फोर्सेस बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, तो तीनों ही फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट फोर्स जो आएगा वो 0 ही आने वाला है। तो इस पूरे सिस्टम की वजह से, तीन चार्ज पार्टिकल्स की वजह से सेंट्रोइड पर प्लेस्ड 4 चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स होगा वो 0 होगा। तो ये बैलेंस्ड फोर्सेस का एग्जांपल है। ऐसा तभी पॉसिबल है अगर Q1, Q2, Q3 इक्वल मैग्नीट्यूड के। अगर Q1, Q2, Q3 का मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो या फिर नेचर डिफरेंट हो, प्लस माइनस, पॉजिटिव चार्ज हो, कुछ नेगेटिव हो, तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स वाली कंडीशन नहीं आएगी। फिर कुछ नेट फोर्स एक्ट करेगा जिसकी डायरेक्शन आप वेक्टर अलजेब्रा की हेल्प से निकालोगे। तो एग्जांपल 20 वैसे बहुत इजी है, फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। अब निहारिका बताएगी cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। वैसे तो निहारिका बायो की स्टूडेंट है, फिर भी शायद बता सकते हो निहारिका cos 60 डिग्री कितना होता है और cos 120 डिग्री कितना होता है? कोई एक भी बता दो। आप बता सकते हो निहारिका? -1/2। ये आप cos 60 की वैल्यू बता रहे हो या 120 की वैल्यू बता रहे हो? 120। यस, ये ठीक है आपका 120 डिग्री, क्योंकि थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, 10th के लेवल की काफ़ी है, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा में उसका यूज होता ही है। तो एग्जांपल 20 में किसी भी बच्चे को कुछ पूछना है
तो फटाफट हैंड रेज कर सकता है। अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं फिर। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल 21। सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। एग्जाम्पल 21 की फिगर थोड़ा ऊपर है, चलो आज हम एडजस्ट कर लेंगे। 3 point charges plus Q are kept at the vertices of an equilateral triangle of side L। बिल्कुल पीछे वाली सिचुएशन है। आपको बस यहाँ क्या निकालना है, magnitude and sign of the charge to be kept at its centroid so that the charges at the vertices remain in equilibrium। बिल्कुल 20th एग्जाम्पल वाला ही सिस्टम है, बस यहाँ पर आप जो सेंट्रोइड पर कैपिटल क्यू चार्ज रखोगे, पिछले एग्जाम्पल में एग्जाम्पल 20 में तो हमने निकाला था नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। और एग्जाम्पल 21 में थोड़ा सा एक स्टेप और है, यहाँ पर आपको निकालना है चार्ज। पहले 20th एग्जाम्पल में आपको फोर्स निकालना था और चार्ज आपको कैपिटल क्यू गिवन था। और एग्जाम्पल 21 में आपको फोर्स गिवन है, आपको ये गिवन है कि बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ही है कि जो भी फोर्स एक्ट करेंगे सेंट्रोइड पर प्लेस्ड चार्ज पार्टिकल पर, वो बैलेंस्ड फोर्सेस होंगे, तभी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो अभी आपको फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल होगा सेंट्रोइड पर प्लेस्ड, उसके बारे में आपको बताना है कि उसकी नेचर क्या होगी। वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, और उसका अमाउंट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू, ये आपको निकालना है। पिछले एग्जाम्पल में हमने सिर्फ सेंट्रोइड पर प्लेस चार्ज पार्टिकल पर एक्ट फोर्स जो एक्ट कर रहे थे सिर्फ वो शो किए हुए थे। एक्चुअली हर एक चार्ज पार्टिकल पर 3 फोर्स तो जरूर एक्ट करेंगे। चार्ज पार्टिकल ए पर भी 3 फोर्सेस एक्ट करेंगे क्योंकि टोटल 4 चार्ज पार्टिकल थे। तो कोई एक चार्ज पार्टिकल दूसरे 3 चार्ज पार्टिकल की वजह से अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, जिनका नेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा। अभी 21 एग्जाम्पल में हम वर्टेक्स ए पर प्लेस चार्ज पार्टिकल पर एक्ट करने वाले डिफरेंट फोर्सेस पर फोकस करते हैं। तो चार्ज पार्टिकल जो ए पॉइंट पर रखा हुआ है उस पर 3 फोर्सेस एक्ट करेंगे। एक होगा F1 जो कि होगा ड्यू टू चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट पॉइंट बी, और दूसरा जो फोर्स होगा वो होगा F2 which is caused by charge particle placed at the vertex C। एक और फोर्स होगा जो कि इस फिगर में शो नहीं किया हुआ है, उसको आप इस लाइन के अलोंग शो कर सकते हो, जो कि सेंट्रोइड की तरफ डायरेक्ट होगा। जो तीसरा फोर्स होगा वो G पॉइंट यानी कि सेंट्रोइड की तरफ डायरेक्टेड होगा। फिगर में बेशक शो नहीं किया गया है, लेकिन आप उसको इमेजिन कर सकते हो कि एक फोर्स यहाँ होगा AG के अलोंग। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि पॉइंट ए पर जो 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं पॉइंट ए पर प्लेस चार्ज पार्टिकल पर, उन तीनों का रिजल्टेंट 0 होने वाला है। फोर्स कभी भी किसी लोकेशन पर एक्ट नहीं करता है, उस लोकेशन पर प्लेस्ड किसी चार्ज पार्टिकल पर एक्ट करता है। कभी भी हम ये नहीं कहेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट ए,
हमेशा यही कहेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट पॉइंट ए, क्योंकि अकेले लोकेशन पर, अकेले पॉइंट पर तो कोई फोर्स एक्ट करेगा नहीं, हमेशा कोई चार्ज पार्टिकल होना चाहिए तभी कोई फोर्स एक्शन में आएगा। तो अभी 3 फोर्सेस आपको निकालने हैं और उन पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगानी है कि तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो 0 होगा। तो 1 बाय 1 हम एक एक फोर्स को निकालते जाएंगे। सबसे पहले हम F1 को निकालेंगे, तो यूज तो हम कूलम लो ही करेंगे। कूलम लो को अगर आप यूज करोगे तो आपके पास फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा और डायरेक्शन आएगी अलोंग बी ए। जो फोर्स F1 है उसकी डायरेक्शन बी ए है, और सिमिलरली हम फोर्स F2 इवेलुएट करेंगे जिसकी डायरेक्शन अलोंग सी ए है, अलोंग सी ए है। एल क्यों लिया है आपने यहाँ पर, क्योंकि एल सेपरेशन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड लोगे आप स्मॉल एल, जो कि कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स के पेयर के बीच का सेपरेशन भी है। तो आप यहाँ एल लोगे सेपरेशन, क्यू हो गया चार्जेस का अमाउंट, क्योंकि दोनों ही क्यू क्यू अमाउंट के हैं। तो जो F1 और F2 का जो रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। तो F1 F2 का इक्विवेलेंट है ये फोर्स जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये रिजल्टेंट फोर्स है। इसके अपोजिट एक तीसरा फोर्स एक्ट करेगा जो कि इस रिजल्टेंट फोर्स को न्यूट्रलाइज करेगा, बैलेंस आउट करेगा, तभी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो पहले आप F1 F2 का रिजल्टेंट निकालिए। F1 F2 का रिजल्टेंट निकालना बिल्कुल सिंपल है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए F1 F2 के बीच में कितना एंगल है। तो ये आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्री का है, तो वर्टेक्स ए पर जो इंटीरियर एंगल बनेगा वो भी 60 डिग्री का होगा। तो F1 F2 के बीच में F1 F2 के बीच में जो एंगल होगा वो भी 60 डिग्री का होगा। F1 और उनके रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का होगा। F1 और F1 F2 का जो रिजल्टेंट है उनके बीच का एंगल 30 डिग्री होगा। तो आप F1 F2 को अपने किसी मर्जी मेथड से निकालिए दोनों का रिजल्टेंट, तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा +1 में आपने वैसे बहुत बार निकाला होगा, तो आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द सेंट्रोइड, मतलब कि अलोंग जी ए। तो अभी ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया है F1 F2 का। अब एक फोर्स बचा है जिसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स सेंट्रोइड, मतलब कि टुवर्ड्स पॉइंट जी। तो वो भी आप निकाल लोगे, वो उतना ही होगा जितना कि F1 F2 का रिजल्टेंट है। F1 F2 का जो रिजल्टेंट है हमने ये जूम किया है कि सेंट्रोइड पर जो चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है वो कैपिटल क्यू अमाउंट का है। तो उसकी वजह से जो फोर्स होगा लोकेशन ए पर प्रेजेंट चार्ज पार्टिकल पर, वो भी आप कूलम लॉ से ही निकाल सकते हो। तो आपके पास अब दो फोर्सेस रह गए, पहले 3 फोर्सेस थे F1 F2 और एक F3 ले सकते हो जो कि सेंट्रोइड की तरफ है। अब आपके पास दो फोर्सेस ही रह गए हैं। एक तो आपने F1 F2 का इक्विवेलेंट लिया है जो कि ये है F1 और F2 का इक्विवेलेंट, मतलब रिजल्टेंट, और दूसरा फोर्स आपके पास आ गया जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, जो कि सेंट्रोइड की तरफ एक्ट कर रहा है। तो ये दोनों ही फोर्सेस अगर इक्वल होंगे तभी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा।
तो इन दोनों फोर्सेस को अगर आप इक्वल रख देते हो तो वहां से आपके पास कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में रिलेशन आ जाएगा। कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में दोनों के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगा और साइन का भी पता चल जाएगा आपको कि जो कैपिटल क्यू है और स्मॉल क्यू है वो अपोजिट नेचर के चार्ज है। जो ये नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू अपोजिट नेचर के चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज करो। निहारिका समझ आया आपको? बोलो निहारिका। ओके, बोर तो नहीं हो गए? चलो कोई बात नहीं, कल से थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे। अभी हम एग्जाम्पल 21 पर थे, अभी 22 करेंगे। लगभग सिमिलरिटी है इन एग्जाम्पल्स में जो आज हमने किए हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो रहेगा ही। अब क्या किया गया है, पहले तीनों चार्ज पार्टिकल की नेचर सेम थी, तीनों ही पॉजिटिव थे या तीनों ही नेगेटिव नेचर के हो सकते थे। अब चार्ज पार्टिकल आपको थोड़ा अपोजिट नेचर के लेने हैं। दो चार्ज पार्टिकल्स की नेचर सेम है, दो पॉजिटिवली चार्ज लिए गए हैं और एक अपोजिट नेचर का है, मतलब कि एक चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज लिया गया है। अब इस केस में आपको बताना है कि एक दूसरे की वजह से इन चार्ज पार्टिकल पर क्या फोर्स एक्ट करेगा। तो ये तीन चार्ज पार्टिकल्स का सिस्टम है। पिछले दो एग्जांपल्स में हमारे पास चार चार्ज पार्टिकल्स का सिस्टम था, अभी तीन चार्ज पार्टिकल्स का सिस्टम है। तो पहले चार चार्ज पार्टिकल्स का सिस्टम था तो तीन फोर्सेस थे हर एक चार्ज पार्टिकल पर, म्यूचुअल अट्रैक्शन या फिर म्यूचुअल रिपल्शन। और अभी क्योंकि तीन चार्ज पार्टिकल का सिस्टम है तो हर एक चार्ज पार्टिकल पर दो दो फोर्सेस एक्ट करेंगे, क्योंकि खुद की वजह से खुद पर तो कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा किसी चार्ज पार्टिकल पर। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन है वो खुद पर एक्ट नहीं करता है, नेबरिंग चार्ज पार्टिकल की वजह से वो एक्शन में आता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि खुद की चार्ज की वजह से खुद पर ही फोर्स एक्ट करे, क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल पर अगर हम फोकस करते हैं तो दो चार्ज पार्टिकल्स नेबर में सराउंडिंग्स में रह जाते हैं जिनकी वजह से फोर्स एक्ट करेगा। तो अगर अब हम फॉर एग्जांपल कंसीडर करें एट चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट वर्टेक्स ए, तो इस पर जो दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं ड्यू टू नेबरिंग चार्जेस भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये जो फोर्स है इसकी नेचर अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी, ये बताएगी निहारिका। बताओ निहारिका। निहारिका आपको ये बताना है कि जो फोर्स मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है। जो फोर्स हाईलाइटेड है वो आपको नजर आ रहा है? ओके, आपको सिर्फ ये बताना है कि ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है या रिपल्सिव नेचर का है। ये फोर्स एक्ट किस पर कर रहा है, पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है? पॉइंट ऑफ एक्शन है लोकेशन ए या वर्टेक्स ए कहो, और कोज क्या है, कौन सा चार्ज पार्टिकल की वजह से है ये फोर्स? दो ही चार्ज पार्टिकल बचे हैं, एक बी पर है और एक सी पर है। तो जो ये फोर्स हाईलाइटेड फोर्स है इसका कोज कौन सा चार्ज पार्टिकल है, बी वाला या सी वाला? निहारिका की आवाज नहीं आ रही है,
बोलो निहारिका। बी वाला। बी वाला है। और ये अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा? रिपल्सिव। रिपल्सिव क्यों होगा? क्योंकि दोनों ही स्मॉल क्यू पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। इसी तरह जो ये वाला हाईलाइटेड फोर्स है, इसकी नेचर क्या होगी? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? बता सकते हो निहारिका? जो भी वाला हाईलाइटेड फोर्स है, इसका कोज है, हाँ, जो हाईलाइटेड फोर्स है अभी, इसका कोज है चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट वर्टेक्स सी पर जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वजह से ये हाईलाइटेड फोर्स एक्ट कर रहा है। अब आपको बस ये बताना है कि अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। अट्रैक्टिव। कोज, रीजन क्या दोगे? क्योंकि जो सी पे है वो चार्ज नेगेटिव है और जो ए पे है वो पॉजिटिव। यस, तो क्योंकि अपोजिट नेचर है तो ये अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो अब इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा, अभी आप दो हाईलाइटेड फोर्सेस देख रहे हो, इन दोनों का इक्विवेलेंट फोर्स होगा F1, या पैरेललोग्राम लॉ से या फिर वेक्टर अलजेब्रा से आप कैसे भी इस फोर्स F1 की वैल्यू निकाल सकते हो। ट्रायंगल लॉ यूज करो, पैरेललोग्राम लॉ यूज करो। तो F1 फोर्स नेट फोर्स है या कोई रिजल्टेंट फोर्स है इन दोनों फोर्सेस का, तो आप F1 निकाल लोगे। लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए एंगल, इन दोनों फोर्सेस के बीच में कितना एंगल होगा। आप यहाँ दो फोर्सेस देख रहे हो, F और एक और F, इनके बीच का एंगल साहिल बताओगे कितना होगा? बता सकते हो साहिल?